हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सब एकदम बढ़िया, मजे में, एकदम खतरनाक तरीके से। राइट, चलिए सर, लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे अगले वाले टॉपिक के बारे में, लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़े वापस से आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर CS कार्ड इंडिया के जो एफर्ट्स है वो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब का जो बटन है मेरे भाई वो ऑलरेडी सारे के सारे बच्चे जो है वो प्रेस कर चुके हैं, लेकिन ये जो 1 लाख की फैमिली यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है, इस फैमिली को और बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब का जो बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, और जो बाजू में आपको बेल आइकन दिया गया है उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा। राइट गाइस, चलिए सर, अभी तक अगर हम यहां पे बात करेंगे तो डिमांड और सप्लाई, डिमांड के बारे में बात जो है वो अपन ने करी, सप्लाई के बारे में बात जो है वो अपन ने यहां पे करी, और दोनों के इंटरेक्शन से हमने ये भी समझ लिया कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो बोले कौन से वाला आपका हो सकता है, ऐसे वाला प्राइस जहां पे जितनी डिमांड मार्केट में करी जाएगी उतनी ही सप्लाई जो है वो बोले अवेलेबल रहेगी, उसे क्या कहा जाएगा? उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो आपका प्राइस रह रहा होगा उसे कहा जाएगा इक्विलिब्रियम वाला प्राइस। गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। लेकिन अब यहां पे आगे हमें बात करना है मार्केट के बारे में। सर बोले अगर मैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपका मार्केट जो है वो बोले अलग अलग टाइप का होता है, लेकिन ध्यान से, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमें यहां पे सिर्फ वो वाली चीजें नहीं पढ़नी जो कि आपके बुक के अंदर दी गई हैं, बल्कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन जो है वो बोले आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, जो कि आपके सिलेबस में कहीं पे भी नहीं दिया गया। तो उस बात को समझने के लिए हमें ये वाले पेज को समझना यहां पे क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। क्या सर? अगर बोले मैं किसी फर्म के हिसाब से बात करूं तो हमने क्या कहा कि अगर कोई भी फर्म प्रॉफिट कमाने की बात करती है तो प्रॉफिट बोले आपके पास में तब आएगा जब आपकी जो इनकम यहां पे जनरेट की जा रही है, जिसको आपने रेवेन्यू का नाम दे दिया, उसमें से बोले अगर आप अपने खर्चे को माइनस कर देते हैं तो जो डिफरेंस आपका आएगा उसको आप प्रॉफिट का नाम दे सकते हैं। लेकिन यहां पे एक पॉइंट और भी मेरे भाई, क्या कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कहा कि 100 रुपए की इनकम है लेकिन खर्चा जो है वो आपको 120 का लग गया, तो प्रॉफिट होगा कि नुकसान होगा? सर लॉस हो जाएगा। अच्छा सर बोले इनकम 100 रुपए की है और जो खर्चा है वो भी 100 रुपए का लग रहा है, तो सर नो प्रॉफिट नो लॉस बोल दीजिए इसको। बोले अगर आप चाहें तो बीईपी भी बोल सकते हैं। अभी ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, शायद अकाउंट्स के हिसाब से आप इसको ब्रेक इवन पॉइंट का नाम दे देंगे, शायद अकाउंट्स के हिसाब से आप इसको नो प्रॉफिट या नो लॉस का नाम जो है वो दे देंगे, बट मैं आपको यहां पे ये बता दूं कि आपके इकोनॉमिक्स के अंदर कोई बीईपी वाला पॉइंट जो है वो नहीं होता है, बल्कि इसे क्या कहा जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट का नाम जो है वो दिया जाएगा। सर क्या बात कर रहे हो, ये कैसे नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा? करेंगे बेटा इसके बारे में अपन बात, लेकिन ध्यान से एक बात और सुनिएगा, क्या कि सर अगर आपकी इनकम जो है वो 100 रुपए की है लेकिन खर्चा जो आपको लगा है वो 80 रुपए का लगा होगा, तो जो 20 रुपीज आपको यहां प्रॉफिट के तौर पे दिखाई दे रहा है, इस प्रॉफिट को सिर्फ प्रॉफिट नहीं कहा जाएगा बल्कि इसको नाम दिया जाएगा सुपर नॉर्मल वाला प्रॉफिट, अगर मैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से बात करूं तो। सर ये क्या बात कर रहे हो सर, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा भी होता है क्या? अब ये ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा क्यों होता है और किस तरीके से यहां पे ये चीज आएगी, गौर फरमाइएगा। सर अगर बोले मैं सबसे पहले यहां पे इनकम के बारे में बात करूं, सर इनकम का मतलब क्या होता है? कोई भी कॉमोडिटी का एक यूनिट जब आपने मार्केट में बेचा होगा उसके बदले में जो पैसा आपको मिला होगा उसे रेवेन्यू और या फिर इनकम कहा जाता है। प्रॉफिट क्या? नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट तो कौन सा रहेगा, इनकम में से जो खर्चा आपने माइनस कर दिया उसके बाद में जो डिफरेंस बच रहा होगा उसे प्रॉफिट कहा जाता है भाई साहब, ये समझा? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, रेवेन्यू जो है ये बोले आपका कुल मिला के 3 टाइप का हो सकता है, जैसे यूटिलिटी 3 टाइप की थी। कौन सा? एक आपका रहेगा टोटल वाला, सारे यूनिट्स को बेचने के बाद, मान लीजिए आपके पास में 10 माउस हैं, ये 10 माउस को बेचने के बाद जो आपके पास में पैसा आया होगा उसे कहा जाएगा टोटल रेवेन्यू। सर अगर आपने 10 माउस को ही मार्केट में बेचा है तो एक माउस से आपके पास में जो रेवेन्यू आया होगा उसे क्या कहा जाएगा, एवरेज रेवेन्यू। आपने कहा सर 10 माउस को बोले मैंने 4000 रुपए में बेचा, तो एक को कितने में बेचा होगा, डिवाइड बाय 10 कर दीजिए, आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा, 400 रुपए। तो एवरेज रेवेन्यू है जो है वो आपका कितना बन जाएगा, 400 रुपए। फॉर्मूला सेम है भाई साहब, अगर आपको टोटल रेवेन्यू निकालना है तो जो आपका एवरेज रेवेन्यू होगा उसको बोले मल्टीप्लाई कर दीजिए आप क्वांटिटी से, आपको टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। अगर आपको एवरेज रेवेन्यू निकालना है तो जो टोटल था उसको नंबर ऑफ यूनिट से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज रेवेन्यू जो है वो मिल जाएगा। लेकिन सर पॉइंट ऐसा आता है, आपने कहा कि मैंने
पहले वाला जो यूनिट है अपने माउस का वो बोले बेचा 400 रुपए का, ये समझा। और इससे बोले टोटल रेवेन्यू जो मेरे पास में जनरेट हुआ वो कितने का हुआ, बोले 400 रुपए का। लेकिन इसके बाद में मैंने एक और यूनिट, यानी कि जब सेकंड वाला यूनिट मैंने मार्केट में बेचा तो बोले मेरे पास में टोटल रेवेन्यू कितने का आया, बोले 800 का आया। इसका मतलब एक बात बताओ कि यहां पे जब आपने एक और एडिशनल वाला यूनिट बेचा तो आपको कितने का रेवेन्यू आया, बोले सर 400 का। मार्जिनल रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू। सर कई बार बोले ऐसा भी हो सकता है कि आपने कहा कि मैंने जो पहला यूनिट यहां पे बेचा इससे बोले 400 का रेवेन्यू आया। कई बार ऐसा हो सकता है कि सेकंड यूनिट अगर आप मार्केट में बेचना चाह रहे होंगे, आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो आपको 720 रुपए का टोटल रेवेन्यू जो है वो जनरेट हुआ। ठीक है, अगर टीआर यहां पे 2 यूनिट्स का आपको 720 रुपए का आ रहा होगा तो आप क्या बताएंगे कि एमआर जो है वो यहां पे 320 रुपए का आया। मतलब एक और यूनिट को बेचने से जो प्रॉफिट आपके, सॉरी जो प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू जो आपके पास में आ रहा होगा एडिशनल वाला, उसे यहां पे क्या बताया जाएगा, 320 रुपए का है। सर ये एमआर का मतलब क्या होता है कि एक और एडिशनल यूनिट जब मैंने बोले मार्केट में प्रोवाइड किया तो उसकी वजह से जो रेवेन्यू मेरे पास में आया होगा एडिशनल वाला, पहले वाले से और आगे वाला, तो उसे यहां पे नाम दिया जाता है मार्जिनल वाला रेवेन्यू। सर फॉर्मूला यहां पे क्या रहेगा, जो यूटिलिटी का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था सेम कॉपी पेस्ट, कि अगर आपको मार्जिनल निकालना है तो टोटल ऑफ एन माइनस टोटल ऑफ एन माइनस 1। ठीक है सर, बोले सेकंड वाले पे टीआर कितना था वो माइनस इसके पहले वाले पे टीआर जो है वो कितना है, वो बोले अगर आप यहां पे माइनस कर देंगे आपको एमआर जो है वो मिल जाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं भाई साहब कि किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए आप तीसरे पॉइंट पे एमआर निकालने की बात कर रहे हो या फिर एन नंबर के पॉइंट पे एमआर जो है वो निकालने की बात कर रहे हो, तो आप क्या कहेंगे कि सर व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू, ठीक है, व्हाट इज द चेंज इन द टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय व्हाट इज द चेंज इन द क्वांटिटी। सर टोटल रेवेन्यू में आपने कहा कि जो चेंज हुआ है वो 720 माइनस 400 का हुआ, क्वांटिटी में सब पहले, सॉरी अभी 2 है, पहले 1 थी, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 320 डिवाइड बाय 1, मतलब कि 320 का यहाँ पे क्या हुआ होगा, एडिशनल रेवेन्यू जो है वो बोले आपका यहाँ पे जनरेट हुआ होगा। ये समझ में आया। तो यही वाली बात जो बेटा ये यहाँ पे आपको बताई हुई है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है आपका कौन से वाला, अगले वाला टॉपिक जिसको नाम क्या दिया गया है, कॉस्ट। सर कॉस्ट मतलब खर्चा, 2 टाइप का होता है वैसा। एक जो आपकी जेब से खर्चा लगा होगा, सर आपने ये माउस को बनाया है, मतलब पहले आपने प्लास्टिक खरीदा होगा, बोले हाँ, सेल परचेज किया होगा, बोले हाँ, अदर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम इसके अंदर लगे हुए हैं वो आपने परचेज किया होगा, बोले हाँ, आपके यहाँ पे मशीन वगैरह लगी हुई होगी, आपके यहाँ प्रीमाइसेस होगा जिसका रेंट आपको पे करना पड़ता होगा, आपको पैसे वैसे का खर्चा यहाँ पे लगा होगा, लेबर को वेजेस जो है वो भी आपको पे करना पड़ा होगा, सारा पैसा आपके जेब से गया होगा, बोले हाँ सर, उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अच्छा प्रवीण सर एक बात बताइए कि भगवान की दया से आज आपका ये माउस वाला बिजनेस है, अगर ये माउस वाला बिजनेस, माउस बनाने वाला बिजनेस अगर आपका नहीं होता तो आप क्या कर रहे होते? मैंने कहा एज अ कंपनी सेक्रेटरी मैं शायद प्रैक्टिस कर रहा होता और या फिर मैं किसी कंपनी में एज अ सीएस जॉब कर रहा होता। बोले अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर माउस मैन्युफैक्चर करने का बिजनेस आपका नहीं होता तो किसी कंपनी में जॉब करके शायद आप 50,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से कमा रहे होते कम से कम। बोले हाँ सर, इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसको बोले इम्प्लिसिट कॉस्ट का नाम जो है वो भी दिया जा सकता है। सो मतलब ऐसा खर्चा जो आपके जेब से लगा नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हो भाई साहब। अब एक बात बताओ, अगर सीएस का जॉब कर रहे होते आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे होते, लेकिन माउस का मैन्युफैक्चरिंग करके आप 20,000 रुपए महीने का प्रॉफिट कमा पा रहे हो, कौन सा काम करना ज्यादा बेहतर रहेगा? कौन सा काम करना आप चूज करोगे? सर जहां पे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा मैं वो वाला काम चूज करूंगा, सीधी बात। ये समझ में? मैंने क्या कहा कि सर अगर मैं कोई भी एक काम कर रहा हूं तो उसकी वजह से जो दूसरा काम मैं नहीं कर पा रहा हूं उसे कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और उसे भी यहां इंप्लाई करके चलना पड़ेगा, एज्यूम करके चलना पड़ेगा, मानकर चलना पड़ेगा। जब आप यहां पे इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तब। अकाउंट्स में जब आप बात करते हो आपको वही खर्चा दिखाई देता है जो एक्चुअल में लगा है। आपने कहा 400 रुपए का मैं रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूं, खर्चा जो मेरा यहां पे लगा है 320 रुपए का लगा है, 80 रुपए का प्रॉफिट दिखाई देगा आपको, लेकिन
प्रॉब्लम ये है कि सर अगर मैं अपने आप को इसी फैक्ट्री के अंदर, मैंने कहा सारी चीजें मैं मैनेज करता हूं, लेबर्स को काम पे मैं लगाता हूं, रॉ मटेरियल कहां से लेके आना ये मैं डिसाइड करता हूं, पूरा मैनेजमेंट का काम जो वो मेरा वाला रहता है, इसके लिए अपने आप को मैं सैलरी नहीं देता हूं। मैंने क्या कहा, मेरे पास में 80 रुपए का प्रॉफिट आता है। सर ये 80 रुपए का प्रॉफिट तो आपके बिजनेस से आता है, आपको क्या मिल रहा है? मैं कहा कुछ भी नहीं। अगर कहीं और आप जॉब कर रहे होते आपको क्या मिल रहा होता? मुझे 50,000 रुपए की सैलरी महीने के हिसाब से मिल रही होती, और मान लीजिए पर यूनिट के हिसाब से मैंने कहा कि शायद 80 रुपए के आसपास मिल रहा होता। ये समझा? तो मैं इकोनॉमिक्स में क्या करता हूं, शायद ये 80 रुपए और यहां पे जोड़ देता हूं, 320 रुपए का मेरा जो कॉस्ट है ये एक्सप्लिसिट वाला आ गया, और 80 रुपए का मेरा जो कॉस्ट है ये इंप्लिसिट वाला कॉस्ट आ गया। दिखाने को मैं यहां पे क्या दिखाऊंगा, देयर इज नो प्रॉफिट सर। ओहो बड़ा बुरा हुआ सर आपके साथ। लेकिन जब आप अकाउंट्स के हिसाब से बात करोगे तो क्या कहा जाएगा, सर सॉरी बट आप यहां बेसिकली 80 रुपए का क्या कमा रहे हो, नॉर्मल वाला प्रॉफिट जो है वो बोले आप यहां पे कमा रहे हो। ये समझ में आया क्या मेरे भाई? अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा वापस से वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिएगा और फिर से उस चीज को क्या कीजिए, अच्छे से देख लीजिए। सर चूंकि यहां पे डबल कॉस्ट आपका इकोनॉमिक्स में काउंट होता है, एक वो वाला जो आपके जेब से जा रहा है और एक वो वाला जिसको आप यहां पे एज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अगर जितना बोले आपका रेवेन्यू लगा है उतना ही अगर आपको वहां पे कॉस्ट दिखाई दे रहा है, तो ये मत कहिएगा कि जीरो का प्रॉफिट और जीरो का नुकसान हुआ है, बल्कि क्या कहा जाएगा कि नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो आपके पास है। जो आपका इंप्लिसिट वाला कॉस्ट होगा उसे ही यहां पे प्रॉफिट के तौर पे मान के चला जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर भाई साहब? बोले ठीक है सर। लेकिन यहां पे ध्यान से मेरे भाई, सर खर्चा जो है इसको 3 पॉइंट ऑफ व्यू से अपन यहां पे लेके चल सकते हैं। कौन सा? सेम सर जैसा रेवेन्यू की बात की थी। पहला टोटल वाला कॉस्ट, दूसरा एवरेज वाला कॉस्ट, और तीसरा एडिशनल वाला कॉस्ट। सर टोटल कॉस्ट 10 माउस को बनाने के लिए जो पूरा खर्चा आपको लगा होगा 320 मल्टीप्लाई बाय 10, 3200 रुपए क्या है टोटल कॉस्ट। एक माउस को बनाने के लिए जो खर्चा आपका लगा होगा 3200 डिवाइड बाय 10, 320 रुपए, ये क्या हो जाएगा एवरेज कॉस्ट। और एक और यूनिट को बनाने के लिए जो आपका खर्चा लगा होगा एडिशनल वाला कॉस्ट, यानी कि उसको क्या कह दिया जाएगा, मार्जिनल वाला कॉस्ट। फॉर्मूला तीनों में सेम, लेकिन यहां पे कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट जो है वो और आ जाएगी। क्या सर? बोले जब आप कोई भी चीज को प्रोडक्शन करने की बात करते हैं या कोई भी चीज के हिसाब से अगर आप कॉस्ट के हिसाब से बात करते हैं तो दो टाइप का खर्चा लगता है। पहला जो फिक्स होता है, और दूसरा जो कि बोले डिपेंड करेगा। अगर एक माउस बनाया तो कम खर्चा, 2 बनाया तो और खर्चा, 3 बनाया तो और खर्चा। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका खर्चा जो है ये भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा भाई साहब। वो भी आपका क्या रहेगा, सिंपली बोले बढ़ते जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है भाई साहब। सर टोटल फिक्स कॉस्ट की बात अगर मैं करूं तो सर ऑफिस का रेंट है, चाहे मैं माउस का प्रोडक्शन करूं या ना करूं 10,000 रुपए का रेंट मुझे पे करना पड़ता है सर। मेरे यहाँ पे 4 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, हर एम्प्लॉय की सैलरी 6,000 रुपए के हिसाब से 7 महीने भर का 24,000 रुपए का खर्चा हो गया सर। चाहे उन्होंने माउस का प्रोडक्शन किया होगा या फिर नहीं किया होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना खर्चा जो है वो तो बेयर करना पड़ेगा। उसे कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्या कहेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है सर, साल का 1,20,000 रुपए का मुझे यहां पे क्या लग रहा है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो बोले मुझे यहां पे लग रहा है टीएफसी। ये फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये बोले मुझे यहां पे लग रहा है। गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है भाई साहब। फिर इसके बाद में टीवीसी, सर एक माउस बनाया कॉस्ट लगेगा, एक और बनाया और कॉस्ट लगेगा, एक और बनाया एक और कॉस्ट लगेगा। काय का? रॉ मटेरियल का। 10 माउस बना रहे हो, 10 सेल जो है वो यूज होंगे, उनका कॉस्ट यहां पे बढ़ जाएगा। 5 माउस आपने बनाए, 5 ही सेल यूज होने वाले हैं, तो कॉस्ट आपका कम लगेगा मेरे भाई। ये समझा? तो टोटल कॉस्ट को एक और पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिला के आपका क्या बनेगा, टोटल कॉस्ट जो है ये आपका बन जाएगा। राइट लेकिन ध्यान से सेम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं एवरेज कॉस्ट के बारे में बात करूं तो ये भी 2 टाइप के होते हैं। कौन से? एक आपका रहेगा एवरेज वाला फिक्स्ड कॉस्ट और एक आपका होगा एवरेज वाला वेरिएबल कॉस्ट। सर फिक्स्ड कॉस्ट, सर मैंने कहा मेरा जो किराया लगता है महीने का कितना, बोले 10,000। एम्प्लॉयज को सैलरी पे करनी पड़ती है महीने की कितनी, बोले 24,000। सर अगर एक माउस का भी प्रोडक्शन नहीं किया तो भी ये खर्चा लगेगा, बोले हाँ। एक माउस का प्रोडक्शन किया तो भी ये खर्चा लगेगा, बोले हाँ। सर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो मुझे यहां पे लग रहा है वो है 34,000। अगर मैंने एक महीने में एक माउस अगर बनाया तो एवरेज कॉस्ट कितना आ गया, 34,000। अच्छा अगर 2 बनाया तो सर
आधे से कम हो जाएगा, सीधा 50% कम हो जाएगा, 17,000। अच्छा, अगर 10 बना दिया तो अरे सर 3400 रुपए का खर्चा आएगा पर यूनिट के हिसाब से। अच्छा, अगर मैंने मान लीजिए यहां पे 100 बना दिए तो सर 340 का खर्चा आएगा, 340 रुपए का खर्चा आएगा। ओके, अगर मैंने 1000 यूनिट्स बना दिए तो 34 रुपए पर पीस के हिसाब से एवरेज कॉस्ट जो है ये मुझे लगेगा फिक्स्ड। यानी कि जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा भाई साहब, ये समझा। लेकिन अगर मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो सर जैसे जैसे आप यहां पे कॉस्ट करेंगे यूजुअली ऐसा होगा कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ये आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है भाई साहब। सो क्यों ऐसा, क्योंकि आपने कहा मैंने एक माउस अगर बनाया, एक माउस पे खर्चा मेरा लग रहा है 320 रुपए का, ऐसा आपने बताया, ठीक है। अगर 2 बनाए तो सर 2 बनाएगा तो 640 आ जाएगा, सर 10 बनाया तो सर 10 बनाया तो 3200 आ जाएगा, ये समझा। तो यूजुअली ये कांस्टेंट रहता है, हालांकि और इसके अंदर चीजें जो है वो बताई गई हैं जो अपने काम की नहीं है। अगर अपन कभी पीएचडी करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर तो इसके बारे में अपन क्या करेंगे, सिंपली स्टडी जो है वो करेंगे आगे चल के, कभी तो भी जिंदगी के अंदर, यहां पे काम नहीं आएगा। यहां पे ये ध्यान रखिएगा कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यूजुअली आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कई बार आपको ऐसा भी बताया जाता है कि नहीं सर वो यू शेप का रहता है, उसके बारे में बात अपन यहां पे नहीं करेंगे, अपने कोई काम की वो चीज फिलहाल नहीं है, राइट, ठीक है साहब। फिर उसके बाद में मार्जिनल कॉस्ट, अरे सर 1 यूनिट अगर मैंने बनाया, आपने कहा मुझे टोटल कॉस्ट जो है वो लगा बोले 320 रुपए का। एक और यूनिट अगर मैंने बनाया, यानी कि सेकंड वाला यूनिट मैंने बनाया तो मुझे खर्चा लगा 640 का। सर मार्जिनल कॉस्ट आपको कितना लगा, यहां पे लगा 320 का और यहां पे भी कितने लगा, 320 का। इसे कहा जाएगा क्या, एडिशनल वाला कॉस्ट। ये समझ में आया, बोले ठीक है भाई साहब। और इसके हिसाब से अब आप बात करेंगे प्रॉफिट के बारे में, लॉस के बारे में, लॉस के बारे में और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में। क्या कहा मेरे भाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा और ये याद रखिएगा। अगर इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो एवरेज रेवेन्यू आप कमा रहे हो, अगर ये एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है तो आपको यहां पे जो प्रॉफिट मिलेगा इसे आप नॉर्मल प्रॉफिट का नाम जो है वो दे सकते हो, ये समझा। अगर बोले एवरेज रेवेन्यू जो आप कमा रहे हो वो एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होता है तो इसको बोले आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का नाम जो है वो बोले आप यहां पे देके चलेंगे। क्या कहा जाएगा इसको, इसको बोले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का नाम जो है वो बोले यहां पे दिया जाएगा। लेकिन अगर जो एवरेज रेवेन्यू है ये लेस देन एवरेज कॉस्ट का आपका रहता है तो इसको जो नाम यहां पे दिया जाएगा इसको बोले सीधा सीधा आप क्या बोल दीजिएगा, लॉस जो है वो बोल दीजिएगा। क्यों सर, इंप्लिसिट कॉस्ट जो उसको रिकवर करना तो बहुत दूर की बात हो गई, जो एक्चुअल में मेरे जेब से खर्चा लगा था वही रिकवर नहीं हो पाया, लॉस हो गया सर। ये समझ में आया, बोले ठीक है भाई साहब। चलिए मेरे भाई, अब इसके बेसिस पे ये सिंपली यहीं पे ये बात जो है वो आपको बताई गई है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम क्या है, सब बोले नाम है मार्केट। क्या है सर मार्केट, मार्केट बोले एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बेचने वाला यानी कि सेलर, सप्लायर बोल दीजिए, और खरीदने वाला यानी कि बायर जो है ये बोले आपस में वहां पे आते हैं और चीजों को परचेज करने का काम करते हैं, बेचने का काम करते हैं। डिमांड और सप्लाई जो आपकी होती है वो यहीं पे होती है। जो प्राइस यहां पे फिक्स किया जाएगा वो मार्केट में ही फिक्स किया जाता है भाई साहब। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज से मार्केट जो है ये बोले आपका अलग अलग टाइप का हो सकता है सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोले अगर मैं यहां जियोग्राफी के हिसाब से बात करूं, जियोग्राफी कहां तक आपका मार्केट जो है वो फैला हुआ है, तो एक हो सकता है लोकल वाला मार्केट, सब्जी का मार्केट हमेशा लोकल वाला रहता है। दूसरा हो सकता है रीजनल वाला मार्केट, दूध की बात अगर आप करोगे, दिनचौस दूध, अमूल दूध, मदर डेयरी दूध, ठीक है। क्या पूरी पैन इंडिया में मिलेगा क्या, नहीं सर, पैन इंडिया में नहीं मिल पाएगा, शायद आपको एक पर्टिकुलर रीजन में ही आपको मिलेगा। दूसरे रीजन में आप जाओगे तो वहां शायद आपको हल्दीराम का दूध मिल जाए। तीसरे रीजन में अगर आप जाओगे तो वहां शायद आपको मधु का दूध जो है वो मिल जाए। अलग अलग टाइप के जो कंपनीज हैं वो वहां पे आपको ऑपरेट करते हुए मिलेंगे। क्यों सर, पेरिशेबल वाली कॉमोडिटी ना सर, ऐसा तो है नहीं। बोले एक काम करते हैं, मुंबई में बोले दूध बनाएंगे, अमूल की फैक्ट्री जो है वो मुंबई में है और वहां से जम्मू कश्मीर में भी पहुंचा देंगे, इज इट पॉसिबल, नहीं सर। वहां पे अमूल की फैक्ट्री अगर रहेगी जम्मू कश्मीर में तो ही ये वाला काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा भाई साहब। ये समझा, ये रीजनल वाला हो गया। फिर नेशनल मार्केट, कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज का जो मार्केट रहेगा वो पूरे इंडिया में आपको मिलेगा, बीकाजी, बीकानेरी भुजिया,
ठीक है, या फिर आप हल्दीराम नमकीन वगैरह के बारे में बात करेंगे या स्वीट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, तो पैन इंडिया इसका जो प्रेजेंस है ये बोले आपको वहां पे मिल सकता है। और सर इंटरनेशनल मार्केट, मोबाइल की बात करो, लैपटॉप की बात करो, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो, टीवी के बारे में बात करो, कार्स के बारे में बात करो, इनका क्या रहता है, इंटरनेशनल मार्केट जो है वो रहता है। फिर इसके बाद में अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड के हिसाब से बात करूं तो अगेन 4 टाइप का होता है। पहला सब बोले वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। सर अगर आप अभी जस्ट अभी एक दुकान के पास में जाते हैं, जाके बोलते हो सुनो चाचा, बोले हाँ बोलो, मेरे को अभी के अभी ना दूध चाहिए। बोले कितना दूध चाहिए? बोले मेरे को ना आप एक काम करो 50 लीटर दूध दे दो। दुकान वाला बोलेगा देखो साहब बात ऐसी है कि मेरा जो रोज का खपत होता है ना वो होता है 20 लीटर दूध का, राइट। तो 20 लीटर का जो दूध है वो बोले मिलता है, काफी सारे लोग लेके चले गए हैं, अभी अगर आपको 50 चाहिए तो आज तुम्हें नहीं मिल पाएगा। हाँ अगर आप कल आते हो तो कल बोले मैं आपको 50 लीटर दूध जो है वो दे सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कल सप्लाई ज्यादा कर सकता हूं, आज नहीं कर पाऊंगा। सर आपका जो मार्केट है वेरी शॉर्ट पीरियड वाला है, या फिर वो शॉर्ट पीरियड वाला है, या फिर वो लॉन्ग पीरियड वाला है, या फिर वो वेरी लॉन्ग पीरियड वाला है, ये डिपेंड करेगा सप्लाई के बेसिस पे। सर डिमांड का कुछ नहीं है सर, कंज्यूमर जो है जब चाहे ज्यादा या कम डिमांड जो है वो कर सकता है, लेकिन सवाल है सप्लाई का। अगर सप्लाई को बिल्कुल भी बढ़ाया नहीं जा सकता है विद द इंक्रीज इन प्राइस, आपने बोला दुकानदार को चाचा एक काम करो आप ना मेरे से डबल रेट ले लो पर मेरे को ना 100 लीटर दूध दे दो, कैसे देगा भाई साहब? कैसे पॉसिबल हो पाएगा? दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा सर। क्यों? अरे भैया जितना है उतना ही है सर, कहां से प्रोड्यूस कर दूं? नहीं कर पाएगा। हाँ कल आ जाना, कल में मेरे जो आता है दूध देने वाला बंदा, ठीक है, जो टेम्पू भर के आता है, उसको मैं पहले बोल दूंगा मेरे यहाँ पे 100 लीटर की खपत है मेरे भाई, लाके दे देना, कल पॉसिबल हो पाएगा। अच्छा एक काम करो फिर चाचा, अगर कल आप मेरे को दूध लाके दे रहे हो ना, मेरे को 100 लीटर नहीं, मेरे को 1000 लीटर दूध जो है वो चाहिए, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा क्या? नहीं सर। क्यों? क्योंकि जिससे आप दूध लेने वाले हो, जो टेम्पो वाले से, जो फैक्ट्री वाले से, सर वो भी डेली के खपत के हिसाब से दूध बनाता होगा वहां पे। मतलब आई नो कि भैंस से आता है, लेकिन पॉइंट ये है कि उसको भी प्रोसेस किया जाएगा ना थैली में पैकेट करने के लिए, राइट। तो वो वाला काम वहां पे करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर सप्लाई बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते हैं तो वेरी शॉर्ट पीरियड, अगर सप्लाई को थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है तो शॉर्ट पीरियड, अगर सप्लाई को बहुत चेंज किया जा सकता है, वाई एक्सिस से शूट हो रहा है मेरे भाई, लॉन्ग पीरियड मार्केट। और सर वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, सो कुछ बोल नहीं सकते वैसे सर, इनफाइनाइट है, कोई गारंटी नहीं है। आप बोलो क्या चाहिए? बोले 2 साल के बाद में महाशिवरात्रि पे मैं चाहता हूं कि जब मैं कंपनी सेक्रेटरी बन जाऊंगा तो भोलेनाथ के शिवलिंग पे मैं बोले 1000 लीटर 1100 लीटर दूध जो है, बादाम फ्लेवर वाला, पिस्ता फ्लेवर वाला, किसमिस फ्लेवर वाला, इलायची फ्लेवर वाला, ये दूध जो है वो मैं बोले शिवलिंग पे चढ़ा के भक्तों में बांटना चाहता हूं 1-2 साल के बाद में। हाँ ठीक है, बोले एडवांस दे दो, टेट्रा पैक में पैकिंग करके आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो कंपनी प्रोवाइड करने की बात कर रही है हो सकता है वो बंदी हो जाए। किसने देखा 2 साल के बाद क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, ये समझ में एबिलिटी के साथ। तो इस हिसाब से अगर बात करेंगे तो आपका जो मार्केट है, पहला वेरी शॉर्ट पीरियड, दूसरा शॉर्ट पीरियड, तीसरा लॉन्ग पीरियड, और चौथा अगर बात यहां पे आप करेंगे उसे क्या कहा जाएगा, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट जो है वो आप इसको सिंपली बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए सर लेट्स मूव अहेड, बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। सर डिलीवरी के बेसिस पे बात अगर की जाए तो 2 टाइप का मार्केट आपका हो सकता है। पहला स्पॉट मार्केट, पैसा दे माल ले, खत्म, अभी के अभी ट्रांजैक्शन जो है वो पूरा कर दिया जाएगा मेरे भाई। लेकिन सर दूसरा हो सकता है फॉरवर्ड वाला मार्केट, या फिर इसको फ्यूचर मार्केट भी कहा जा सकता है। पैसा अभी पे किया जाएगा लेकिन डिलीवरी आपको कल, परसों, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद डिलीवरी जो है वो आपको दिया जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? फॉरवर्ड मार्केट बोल दो तो भी चलेगा, फ्यूचर मार्केट अगर आपने इसको नाम दिया तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं। चलिए सर लेट्स मूव अहेड, बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ भी है और इंपॉर्टेंट भी है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सर 2 टाइप के मार्केट होते हैं, एक आपका रहेगा जिसे कहा जाता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और दूसरा आपका होता है जिसे कहा जाएगा इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सर जिसमें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स नहीं होंगे उसको आप इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोल दीजिए भाई साहब, सीधी बात, नो बकवास।
लेकिन हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, रियलिटी में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये एक क्या है, मिथ है। थ्योरेटिकली डिमांड और सप्लाई कहां इंटरेक्ट करेगा, प्राइस कितना रहने वाला है, वगैरह वगैरह, इसको स्टडी करने के हिसाब से इसको एज्यूम करके चला गया। लेकिन ऐसी कोई भी कमोडिटी नहीं है जिसमें आपको यह मिल पाए कि वैसा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है वो बोले आपका एग्जिस्ट करने वाला है, कोई भी नहीं है बोले ऐसे, ये समझा। लेकिन सर अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता तो उसके फीचर्स क्या क्या रहते, तो ये देखिएगा ध्यान से, क्या कहा गया है कि सर जो खरीदने वाला होगा वो बहुत सारे रहेंगे, जो बेचने वाले रहेंगे सर वो भी बोले बहुत सारे रहेंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स विल बी देयर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स विल बी देयर। एग्जांपल लेके चलते भाई साहब, आलू का मार्केट है, आलू का मार्केट, कोई है ऐसा बंदा जो कहता हो सर मैं आलू ना खाता, भाई साहब सभी खाते हैं सर, खरीदने वाले बहुत हैं। और अगर मैं बेचने वाले की बात करूं भाई साहब, हर नुक्कड़ पे चले जाओ, हर सब्जी वाले के पास में आपको आलू की सब्जी जो है ना वो आराम से मिल जाएगी। क्यों, सदाबहार है सर, जब तक रहेगा समोसे में आलू तू मेरी रहेगी वो मेरी शालू है, ऐसा काम है। ठीक है, सेकंड पॉइंट सर बोले जिस कमोडिटी के बारे में आप बात कर रहे हो ना वो बोले होमोजीनियस कमोडिटी। सर होमोजीनियस मतलब सेम फीचर्स वाली। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है बेटा, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम फीचर्स वाली कमोडिटी जो है ये बोले आपकी यहां पे रहेगी। मतलब आपको कभी भी मार्केट में ऐसा नहीं मिलेगा कि आप आलू खरीदने गए, खरीद ही रहे थे, उसको पूछो भाई साहब कैसा दिया, बोले 19 रुपए किलो, पीछे से आवाज है ओ बाबू साहब इधर आओ इधर आओ, बोले क्या हुआ, मेरे से आलू ले लो, बोले क्यों, चौकोर आलू बोले मेरे पास में, प्रॉपर राउंड शेप के आलू हैं बोले मेरे पास में। या फिर बोला अरे मेरे वाले आलू जो है ना वो खट्टे वाले हैं, चिप्स में भी आपको ऐसा मजा नहीं आता होगा, टोमेटो वाला फ्लेवर आएगा बोले आपको हमारे वाले आलू में, ये ऐसा रहेगा क्या, नहीं सर आलू आलू रहता है। सबके पास में बेढंगे आलू जो है वो आपको मिलेंगे, हाँ, लेकिन सर मैंने आपसे क्या कहा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है ऐसा होता ही नहीं। क्यों नहीं होता सर, नया आलू और पुराना आलू हो सकता है, नया आलू जो है वो कम टेस्टी रहता है, पुराना आलू जो है उसका टेस्ट अच्छा आता है मेरे भाई, तो ये डिफरेंस हो सकता है। सर नया आलू है सस्ता मिलेगा, पुराना आलू है महंगा मिलेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा यूनिफॉर्म प्राइस। सर बोले यूजुअली अगर आप बात करेंगे तो आलू जो है 19 रुपए किलो 20 रुपए किलो जो है वो मिल जाएगा। यूनिफॉर्म प्राइस मतलब अगर सेम प्राइस रहता तो आप क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म प्राइस है। पर आलू के लिए वैसा भी नहीं है, चाहे आलू की बात आप कर लीजिए, कोई भी कमोडिटी की बात कर लीजिए, प्राइस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क जो है आपको हमेशा मिल जाएगा। लेकिन हाँ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है ये भी बोले आपका नहीं लगेगा। आलू की बात कर सकते हैं सर, यूजुअली आपके घर के आसपास जो है कहीं पे भी चले जाओ, अगर कहीं पे नहीं भी जाओगे तो आलू बेचने वाला जो है ठेला लेके आपके घर के सामने आ जाएगा, आलू ले लो प्याज ले लो। बट सर फिर भी थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो लग ही जाता है, आपको हर बार कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दूरी आपको जाना पड़ेगा, लेकिन जाके आपको आलू जो है वो लाना पड़ सकता है। यानी कि वापस से परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होना ये क्या हो गया, मिथ हो गया। फिर इसके बाद में हाई मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये ध्यान से वैसा जो बंदा आलू बेचने का बिजनेस कर रहा है, अगर उसको लगता है कि यार 19 रुपए में मैं मार्केट से आलू लेके आता हूं, 20 रुपए में बेचता हूं, 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, एक काम करूंगा कल से मैं मक्का बेचना स्टार्ट करूंगा, भुट्टा होता है ना भुट्टा, ठीक है, बारिश का सीजन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, लोगों को भुट्टे में खाने में बड़ा मजा आता है, एक भुट्टा जो है वो बिकेगा 20 रुपए का, लेके आता हूं 5 रुपए का, 15 रुपए का प्रॉफिट है। बोले इस चीज के अंदर मेरे को है, वहां पे 1 किलो बेचना पड़ता है, यहाँ पे एक भी बेचूंगा, 2 लोग तो आएंगे कम से कम खाने के लिए एक साथ, निब्बा और निब्बी, ठीक है, तो दोनों को एक साथ अगर मैं बेचूंगा 40 रुपए का भुट्टा जो है दोनों को बेचने वालों, एक भुट्टा मेरे को 5 रुपए में पड़ता है, सर्विस मिला के सर बोले 15 रुपए का भुट्टा रहेगा भाई साहब, 30 रुपए वहां पे मेरे को एक बंदे से क्या मिलेगा, एक कपल से क्या मिलेगा, प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा, बल्ले बल्ले। तो क्या उसको ये करना पड़ेगा क्या, बोले नहीं आलू का ठेला अलग टाइप का होता है, भुट्टे का ठेला अलग टाइप, अरे एक ही ठेला है सर, है सेम रिसोर्स है, यहां से वहां लेके चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, हाईली मोबिलिटी जो है वो रहेगी। फिर उसके बाद में सब मार्केट में अगर आपको एंट्री करनी है फ्री है सर, कोई भी इस मार्केट में जब चाहे तब जा सकता है। अगर आपको लगता है कि भाई साहब अगर बोले मैं सीएस में कामयाब नहीं हुआ, अगर मैं पढ़ाई में कामयाब नहीं हुआ, सब्जी बेच लेगा तेरा भाई, क्या फर्क पड़ रहा है, काम काम होता है, हर काम जो है वो सही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेच सकते हैं क्या, बेच सकते हैं सर, फ्री एंट्री है। और कोई अगर ये मार्केट छोड़ के जाना चाहता हो, चाहे बायर की बात कर लो चाहे सेलर की बात कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, यू कैन गो।
एग्जिट भी फ्री है सर, कोई भी बंदा कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। ये ध्यान से सुनिएगा, ये 6 वाले जो पॉइंट्स आपके हैं ना, इफ दे आर देयर इन एनी मार्केट देन सच मार्केट इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, अदरवाइज इसको आप क्या बोल देंगे, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट जो है वो कह देंगे। ये समझ में आया? बोले ठीक है भाई साहब। अच्छा 7 वाला पॉइंट जो इस पे ध्यान दीजिएगा, क्या सर, यहां पे जो बेचने वाला बंदा होगा इसको आप कभी भी प्राइस मेकर नहीं कह सकते, बल्कि वो हमेशा प्राइस टेकर रहेगा। सर क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने आपको कहा था कि सर अगर ये डिमांड कर्व है, डिमांड कौन कर रहा है, कंज्यूमर कर रहा है। सर ये सप्लाई कर्व है, सप्लाई कौन कर रहा है, सर प्रोड्यूसर कर रहा है। तो बताओ कौन डिसाइड करता है कि प्राइस कितना रहेगा? सर कोई नहीं करता सर। मार्केट में जो डिमांड किया जा रहा है, जो सप्लाई की जा रही है, उनका जो फोर्सेस होगा, कहां पे वो इंटरेक्ट हो रहे हैं, उस पे डिसाइड होगा कि प्राइस आपका कितना रहने वाला है। ऐसे वाला प्राइस होगा जहां पे मार्केट में जो डिमांड किया जा रहा है वो सप्लाई किया जा रहा है। ये समझा? तो ना ही तो जो आपका सप्लायर है वो प्राइस मेकर है, और ना ही जो आपका कंज्यूमर है वो प्राइस मेकर है, बल्कि प्राइस जो है वो मार्केट डिसाइड करता है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये ध्यान रखिएगा, ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का सबसे स्पेशल वाला क्या है, फीचर है मेरे भाई। ये समझा? बोले ठीक है सर। अच्छा फिर इसके बाद में स्मॉल सेलर रहते भाई साहब, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, जो बेचने वाले लोग रहेंगे ना, वो ऐसा नहीं कि अरे मस्त अमीर आदमी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोटे छोटे सेलर रहेंगे, बड़े नहीं रहने वाले। ठीक है, फिर इसके बाद में यहां पे सेलर का मोटिव क्या रहेगा, प्रॉफिट कमाना, जितना हो सके उतना प्रॉफिट जो है वो, बोले भैया मार्केट का मोटिव ही होता है, प्रॉफिट ही कमाना होता है हर किसी को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सर, यहां पे कोई कंज्यूमर को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, भैया आलू है लेना है ले लो, नहीं लेना मत लो, घर जाओ बोले अपने। ये समझ में आया? चलिए सर, लेकिन हाँ अगर बोले मैं इसके अलावा बात करता हूं तो जो आपका मार्केट रहेगा उसे कहा जाएगा इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जो कि 4 टाइप का आपका हो सकता है, एक मोनोपोली, दूसरा मोनोपोलिस्टिक, तीसरा ओलिगोपोली, और चौथा आपका डिओपोली। सर ओलिगोपोली और डिओपोली जो है ये लगभग एक ही मार्केट आपके हैं, आगे चल के इसके बारे में बात अपन करें। लेकिन यहां पे ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, अगर मैं बात करता हूं मोनोपोली के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई साहब, मोनोपोली के बारे में अगर अपन यहां पे बात करें, क्या कहता है ये ध्यान से देखिएगा। सर मोनोपोली के अंदर देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले बहुत है सर, सर्विस लेने वाले बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन बेचने वाला जो होगा वो एक ही मिलेगा। शिवाजी द बॉस, याद रखना डायलॉग जो है, ठीक है, बोले झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है, राइट। एग्जाम्पल अगर मैं इंडियन रेलवे के बारे में बात करूं तो ट्रेनें सिर्फ एक ही चलती है भाई साहब, इंडियन रेलवे की ट्रेन है। ये समझा? जाने वाले कौन है, बहुत सारे लोग हैं, अमीर भी जाता है, गरीब भी जाता है, ठीक है, जनरल क्लास वाले भी जाते हैं, स्लीपर क्लास वाले भी जाते हैं, थर्ड एसी वाले भी जाते हैं, सेकंड एसी वाले भी जाते हैं, फर्स्ट एसी वाले भी जाते हैं भाई साहब, आने वाले बहुत है सर, बायर बहुत है। लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा सर, बोले देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। सर क्या बात कर रहे हो, अगर ट्रेन जो है वो महंगी पड़ रही होगी, हम फ्लाइट से चले जाएंगे, बाय रोड चले जाएंगे। सुनिए ध्यान से सुनिए, मैंने ये नहीं कहा कि सब्स्टिट्यूट नहीं है, मैंने क्या कहा, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर जो फ्लाइट की बात आप कर रहे हो, अगर वो रेल की पटरी पे दौड़ती तो उसे आप क्लोज सब्स्टिट्यूट कह देते। अगर जो रोड ट्रेवल से बात आप कर रहे हो, अगर वो भी पटरी पे दौड़ रही होती, ट्रेन जैसे ही फीचर्स अगर रहते, तो उसको आप क्लोज सब्स्टिट्यूट कह सकते थे। मेट्रो क्लोज सब्स्टिट्यूट कही जा सकती है, पर सर वो तो सिर्फ सिटी में चलती है मालगाड़ी, सर उसे आप क्लोज सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं, लेकिन उसमें माल जा सकता है सर, आप नहीं जा सकते, बिकॉज यू आर नॉट माल। ये समझ में आ? बोले ठीक है भाई साहब, ऑफेंड मत होइए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट सर, बोले ये ध्यान से सुनिए, यहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, मतलब सर आपको बोले अलग अलग क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, जो गुड्स रहेगा उसमें क्वालिटी का डेट्रोरिएशन जो है वो बोले किया जा सकता है, लेकिन आपका जो प्राइस रहेगा वो भी बोले अलग अलग चार्ज किया जा सकता है। आपने कहा मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं आराम से कैसे भी जा सकता हूं, आपको बोला जाएगा फर्स्ट एसी में चले जाओ भाई साहब, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आप अकेले वहां पे रहोगे, पूरा केबिन जो रहेगा वो आपका रहने वाला है। आपने कहा नहीं थोड़ा सस्ता कर दो, मेरे पास में इतना पैसा नहीं है, सेकंड एसी में चले जाओ। ठीक है, जैसे जैसे सर्विस में डिग्रेड किया जाएगा, वैसे वैसे प्राइस जो आपका रहेगा उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। ये समझा सब? जो बंदा जनरल में जा रहा होगा 200 रुपए लिया जाएगा, जो बंदा स्लीपर में जा रहा होगा 400 रुपए लिया जाएगा, जो बंदा कहता है मेरे को एसी में जाना है, थर्ड एसी 800 रुपए पे कर दो साहब, सेकंड एसी 2000 रुपए निकाल, सर फर्स्ट एसी निकाल 4000 रुपए, राजधानी में जाना है निकाल 5000 रुपए।
ये समझो, जिस टाइप की सर्विस आपको मोनोपोली वाले से चाहिए वैसा चार्ज जो है वो सामने वाला बंदा आपसे करने वाला है, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पे ध्यान से, सेलर जो रहेगा वो आपका प्राइस मेकर होगा, भाई साहेब वो डिसाइड करेगा किससे कितना पैसा चार्ज करना। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, कंज्यूमर जो आपका रहता है वो हमेशा मार्केट का राजा होता है। मान लीजिए किसी ट्रेवल वाले ने, मतलब जो आपका रेलवे वाला है, नरेंद्र मोदी ने बोल दिया, भाई साहब क्या बोल दिया, अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है पर पर्सन 15,000 रुपए आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। जाओगे क्या? नहीं सर, 15,000 रुपये में पैदल चले जाऊंगा सर। एक बंदे का 15,000 रुपये अगर बोले दिल्ली से मुंबई के लिए पे करना होगा, मैं जाने ही छोड़ दूंगा सर। क्या करूंगा? बोले मैं नहीं जाने वाला। ये समझा? अगर मोनोपोली वाला ये चाहता है कि उसका जो सेल है वो ज्यादा हो तो उसके लिए प्राइस को कम करना पड़ेगा। अगर वो प्राइस को यहां बढ़ा देता है तो फिर आउटपुट डिसाइड नहीं कर पाएगा। ये ध्यान से सुनिएगा सर, मोनोपोली वाला जो है ये बोले आपका प्राइस मेकर रहता है, इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है, लेकिन प्राइस और आउटपुट वो दोनों बढ़ाना चाहे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आप प्राइस को बढ़ाते हो तो आउटपुट आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, अगर आप आउटपुट को बढ़ाने की बात कर रहे हो तो प्राइस को कम करना पड़ेगा। यहां पे लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या सर बोले नई फर्म्स को कोई एंट्री मिलने वाली नहीं है, या उनके लिए जो एंट्री रहेगी ना वो बहुत ही कठिन रहने वाली। क्यों सर? बंदा ऑलरेडी मोनोपोली करके बैठा है मेरे भाई, है, लोग ऑलरेडी उससे परचेज कर रहे हैं, उसका नाम ऑलरेडी मार्केट में बना हुआ है। नए बंदे को कौन वहां पे गिनने वाला है? कोई नहीं गिनने वाला। ये समझा? लेकिन हाँ ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे पॉइंट जो आपके यहां सब पे एमसीक्यूज है भाई सब, ठीक है। एक सेलर जो आपका यहां पे है उसी को ही पूरा इंडस्ट्री मान के चल लीजिए। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, इंडस्ट्री में बहुत सारे सेलर थे, यहां पे अकेला बंदा कहता मैं ही हूं जो हूं। वन फर्म इज द होल इंडस्ट्री, वन सेलर इज द होल इंडस्ट्री, ठीक है। लेकिन हाँ ये ध्यान दीजिएगा, प्योर मोनोपोली शायद आपको कभी भी नहीं मिलने वाली है, अनलेस एंड अनटिल इट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। एग्जांपल सर, स्टेपलर, कंगारू नाम का एक कंपनी है जिसका स्टेपलर आता है, और भी है सर, कैमलिन नाम की भी कंपनी जिसका स्टेपलर आता है। सर माना कि मार्केट में कंगारू का ही सबसे ज्यादा बिकता है, लेकिन सर कैमलिन को भी लोग कई बार क्या करते हैं, स्टेपलर चाहिए भाई साहब, दे दे कोई भी, क्या फर्क पड़ता है? या फिर जो गर्म पानी की बोतल होती है मिल्टन, मतलब गर्म पानी की बोतल आपको बोला तो आप क्या बोले? सर मिल्टन सर, राइट। लेकिन कई और ऐसी कंपनीज आपको मिल जाएंगी, एक आधी कंपनी आपको मिल जाएगी जो गर्म पानी की बोतल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये समझ में आया? लेकिन सर पॉइंट वापस से वही है, हर कोई बंदा कहता है भैया एक वो मिल्टन वाली बोतल देना, गर्म और ठंडा वाली, ठीक है। तो फिर उसकी मोनोपोली वो ज्यादा है, लेकिन क्या उसके पास प्योर मोनोपोली है? नहीं सर, प्योर मोनोपोली मिलना बहुत ही रेयर वाली चीज है, ये आपको 100% मिलने वाली है ऐसा आपको नहीं मिलेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट। चलिए दूसरा यहां पे आता है मेरे भाई मोनोपोलिस्टिक। अच्छा एक बात ध्यान रखना, क्या सर बोले जिसके पास में मोनोपोली होती है ना उस इंसान को कहा जाता है मोनोपोएल, ठीक है, POLIST, मोनोपोलिस्ट, ठीक है। और यहां पे जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ना ये है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक जो है वो एक टाइप का मार्केट है, और मोनोपोलिस्ट उसे कहा जाता है जिसके पास में मोनोपोली होती है। सर ये इतना फोकस करके क्यों बता रहे हो? क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि बच्चे जो ना कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया मोनोपोलिस्ट के बारे में, फीचर्स बता के आगे मोनोपोलिस्टिक वाले, क्वेश्चन पूछा गया मोनोपोलिस्टिक वाला, फीचर्स बता के आगे मोनोपोलिस्ट वाले। क्या ये चलेगा? क्या नहीं चलेगा सर? ये समझा? तो ध्यान से देखिएगा, मोनोपोलिस्टिक लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रहेंगे। अरे सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का जो फीचर है एक ये आ गया यहां पे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहां पे जो प्राइस है वो यहां पे जो प्रोडक्ट है वो आपको होमोजीनियस नहीं मिलेगा, देयर विल बी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। बेस्ट एग्जांपल सर टूथपेस्ट की बात करो, किसी के टूथपेस्ट में नमक है तो किसी के टूथपेस्ट में अदरक है, किसी के टूथपेस्ट में लौंग है तो किसी के टूथपेस्ट में इलायची है, किसी के टूथपेस्ट के अंदर टेस्ट है तो किसी के टूथपेस्ट को यूज करने से बोले ताजगी अलग ही आ जाएगी, बोले भाई साहब है कोई कमी नहीं रहेगी। ये समझ में आया? तो हर कोई बंदा इस मार्केट के अंदर प्राइस को चेंज नहीं करता, प्राइस लगभग आपको सबका सेम मिलने वाला है, लगभग सबका सेम मिलने वाला है। प्राइस के बेसिस पे कंपटीशन ही नहीं होता मेरे भाई, तो क्या रहेगा? सब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हर कोई बंदा यहां पे अपने टूथपेस्ट को दूसरे से बेहतर बताने की कोशिश जो है वो करेगा। दांत में दर्द है, सेंसिटिव लगाओ बोले आप, सेंसोडाइन लगाओ बोले आप, सेंक्वेल एफ लगाओ बोले आप,
पेप्सोडेंट लगाओ बोले आप, सर बोले पतंजलि वाला जो पेस्ट आता है वो वाला लगाओ बोले आप, खतरनाक वाला काम, सब सही में सर, सब में वही वाला केमिकल रहता है, दांत साफ कर देगा, 10 बात खत्म हो गई, सब अच्छे हैं सब बुरे हैं। पर फिर भी एडवर्टीजमेंट किया जाएगा सर। अब चूंकि यहां पे एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है तो एडिशनल वाला खर्चा जो है वो बोले आपको यहां पे लगने वाला है, जिसको नाम क्या दिया जाएगा, सेलिंग वाला कॉस्ट, ठीक है। लेकिन यहां पे सब प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म रहेगा। मार्केट में कोई भी नया ब्रांड आ सकता है, कोई भी एग्जिट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। सर मोनोपोलिस्टिक मार्केट जो है ये ज्यादा रियलिस्टिक है और ज्यादा प्रैक्टिकल है भाई साहब। मार्केट में जहां पे भी आप कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो आपको काफी सारे लोग जो है वो चीज को प्रोवाइड करने मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में अगला जो आपका आता है, एक है ओलिगोपोली, और उसी का ही एक टाइप है जिसका नाम क्या है, ड्यूओपोली। सर अगर मैं ओलिगोपोली के बारे में बात करूं तो गौर फरमाइएगा, बोले सर खरीदने वाले बहुत हैं लेकिन जो बेचने वाले हैं वो पहली बात तो कम है और बड़े बड़े हैं सर। बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगर मैं यहां कार्स के बारे में बात करूं, मैं उन कार्स की बात नहीं कर रहा हूं जो कि यूटिलिटी के हिसाब से, Hyundai, सुजुकी, होंडा, इनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं यहां पे किसके बारे में, सब बोले मर्क के बारे में बात कीजिए, ऑडी के बारे में बात कीजिए, ठीक है, जैगुआर के बारे में बात कीजिए, फिर BMW के बारे में बात कीजिए, फिर उसके बाद में अगर आप बात करेंगे तो लैंड रोवर के बारे में बात कीजिए, फिर उसके बारे में अगर बात करेंगे उसके बाद में तो वोल्वो के बारे में बात कीजिए। सर इनमें आपको किसी में भी प्राइस का कोई कंपटीशन जो है वो बोले नहीं मिलेगा, लेकिन क्या रहेगा, आपको एडवर्टीजमेंट का कंपटीशन जो है वो मिलेगा। हर कार जो है वो अपने आप को दूसरे से, सर ये तो मोनोपोलिस्टिक वाले का फीचर हो गया, हाँ, लेकिन वहां पे बहुत सारे सेलर्स थे। टूथपेस्ट के ब्रांड आपको बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन ओलिगोपोली के कुछ रहेंगे। और दूसरी बात, टूथपेस्ट की कंपनीज बहुत रिच रहेंगी ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन ओलिगोपोली में सर मर्सिडीज क्या खतरनाक कंपनी है सर, पैसा ही पैसा उसके पास में। ऑडी की बात करो पैसा ही पैसा है, जैगुआर की बात करो पैसा ही पैसा है, कोई कमी नहीं है सर उस चीज की। ये समझा, बोले ठीक है भाई साहब। तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहां पे प्राइस लगभग सेम रहता है सर, ठीक है। यहां पे भी आपको एडिशनल कॉस्ट लगेगा सेलिंग वाला। यहां पे देयर विल बी हाई रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म। क्यों सर, ऑलरेडी जो फर्म्स है वो पूरे मार्केट को खाके बैठी है, और यहां पे जो कंज्यूमर आपका रहेगा, जो प्राइस आपका यहां पे जो सेलर्स हैं वो लोग आपस में डिसाइड कर रहे होंगे, वही प्राइस पे आपको कमोडिटी जो है वो परचेस करनी पड़ेगी। कंज्यूमर क्या है, प्राइस टेकर है मेरे भाई, ठीक है। चलिए सर ड्यूओपोली, सर जहां पे ओलिगोपोली में कुछ लोग थे, यहां पे ड्यूओपोली में आपने बोला दो ही लोग हैं, एक है पेप्सी और दूसरा है कोक मेरे भाई। अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बात करते हो दो ही हैं सर, और कोई है ही नहीं। अगर कोल्ड ड्रिंक की बात करोगे तो दो ही कंपनीज हैं जो कि ये वाला काम है, इसके अलावा कोई नहीं है। या फिर अगर मैं प्रोसेसर के बारे में बात करूं तो इंटेल और AMD दो ही हैं सर, उसके अलावा कोई भी और नहीं है। ये समझा, तो वो ड्यूओपोली में आ जाएगा। बाकी सारे के सारे फीचर जो आपके रहेंगे वो कैसे वाले रहेंगे, ओलिगोपोली वाले ही रहेंगे। ये समझ में आया, बोले ठीक है सर। अच्छा अब यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या सर, बोले अगर बोले आप यहां पे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, हमने क्या कहा कि सर जो बोले आपकी कमोडिटी का प्राइस रहेगा ये यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है, और प्राइस कभी भी आपका सेलर जो है वो नहीं बताएगा, कस्टमर नहीं बताने वाला, यानी कि मार्केट डिटरमाइन करने वाला है। बोले हाँ सर। और मार्केट में क्या कहा गया सर, मार्केट में तो ये कहा गया कि अगर ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, और दोनों अगर यहां पे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो प्राइस आपका जो रहेगा वो बोले ये वाला होगा P0, ठीक है। फिर चाहे आप डिमांड इतनी कर लो तो भी प्राइस उतना, चाहे डिमांड आप इतनी कर लो तो भी प्राइस उतना, चाहे बोले डिमांड आप इतनी कर लो तो भी प्राइस उतना, और चाहे डिमांड इतनी कर लो तो भी प्राइस उतना। ये समझा, यहां पे जो प्राइस आपका रहेगा वो यूनिफॉर्म वाला रहने वाला है। ये समझ में, बोले हाँ सर। तो ये ध्यान से सुनिएगा सर, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपका जो डिमांड कर्व है ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन रहने वाला है। अच्छा दूसरी बात सर, चाहे किसी भी मार्केट की बात कर लो, क्या मैं कह सकता हूं कि प्राइस का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू? कैन आई से दिस, यस और नो? यस सर। लेकिन यहां पे जो आपका एवरेज रेवेन्यू होगा और जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू रहेगा दोनों बराबर रहेंगे साहब। सर ये कैसे, देखिए भाई साहब आगे देखेंगे। ये देखिए यहां पे मैंने आपको बताया, मान लीजिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपने एक माउस बेचा और आपने 10 तक माउस बेचा, ठीक है। हर माउस का प्राइस जो है 10 रुपए 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 10 रुपए।
अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं क्वांटिटी से तो आपको टोटल रेवेन्यू कितना मिलेगा? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। लेकिन अगर मैं एमआर निकालने के लिए टी आर ऑफ एन माइनस टी आर ऑफ एन माइनस 1 करता हूं तो डिफरेंस आपका कितना आएगा? 10, 10। सर जो आपका एमआर है और जो आपका ए आर है दोनों सेम है सर, कोई फर्क नहीं। जितना आपका ए आर रहेगा उतना ही आपका क्या रहने वाला है? एम आर जो है वो भी रहने वाला है। इसका मतलब अगर यही चीज को मैं यहां पे दिखाने की कोशिश करूं, क्या कहा मैंने? सबसे पहली बात, डिमांड कर्व जो है वो कैसा रहेगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो तभी होगा जब डिमांड किया जाएगा? बोले हाँ सर। तो याद कीजिए, डिमांड वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डिमांड कर्व जो आपका है उसे ही एवरेज रेवेन्यू कर्व भी कहा जाता है। क्यों? जितना डिमांड होगा उतना ही तो रेवेन्यू जनरेट होगा। ये समझ में आया? लेकिन यहां पे पहली बार, मतलब सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपको ऐसा मिलेगा कि जो आपका एवरेज रेवेन्यू है वही आपका क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू भी। और यहां पे ध्यान दीजिएगा भाई साहब कि हो सकता है कि शॉर्ट रन में, हो सकता है शॉर्ट रन में जो आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है इसमें बोले आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाए, बट लॉन्ग रन की बात अगर आप करोगे तो आपको हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही होने वाला है। सर क्यों ऐसा? क्योंकि जब आप ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे होंगे, लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो मार्केट में और लोग आ जाएंगे, जिससे आपका प्रॉफिट जो वो क्या हो जाएगा? मार्केट शेयर डिवाइड होने की वजह से नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएगा। ये समझ में आप? ठीक है साहब। लेकिन हाँ, यहां पे ये ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा हमने? सर अगर मैं मोनोपोली के बारे में बात करूं तो मोनोपोली में वैसे तो बोले आप आउटपुट जो है अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, बट एक बात बताओ, क्या ऐसा होगा अगर रेलवे में 5,000 रुपए की ही सीट है तो क्या हर बंदा ट्रेवल करेगा? क्या नहीं सर, सिर्फ थर्ड एसी वाले, फर्स्ट एसी वाले जो लोग रहेंगे वो करेंगे। 5,000 रुपए में जनरल वाला बंदा जाएगा क्या? नहीं जाएगा सर। तो क्या करना पड़ेगा? उसको प्राइस को कम करना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। सर एक काम करो, सेकंड एसी में चले जाओ, 4,500 रुपए दे दो। सर एक काम करो, थर्ड एसी में चले जाओ, 4,000 रुपए पे कर दो। सर एक काम करो, स्लीपर क्लास में चले जाओ, आप 1,000 रुपए पे कर दो। सर एक काम करो, आप 200 रुपए पे करो और आप जनरल में चले जाओ। मतलब अगर आप अपना आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यहां पे डिस्काउंट जो है वो देना पड़ेगा। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए करो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों? बहुत सारे सेलर हैं, खरीदने वाले भी बहुत है। 10 रुपए का प्राइस जो है मार्केट ने डिसाइड कर दिया और उसी पे चलेगा सब पूरा मार्केट। लेकिन मोनोपोली वाला अगर मैक्सिमम आउटपुट बेचना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट जो है वो यहां पे देना पड़ेगा। देखो 5,000 से 200 तक का प्राइस, हैवी डिस्काउंट देना पड़ेगा अगर आप आखिरी यूनिट तक जाना चाहते हो तो। यहां पे ध्यान दीजिएगा भाई साहब, यहां पे जो आपका टोटल रेवेन्यू है ये बोले पहले आपका बढ़ेगा और फिर वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं मार्जिनल वाले की बात करूं, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, अगर आपका एवरेज वाला 1-1 रुपए से यहां पे कम हो रहा होगा तो दुगने रेट से आपका एमआर कम हो रहा होगा। यहां पे 2 से 2 से 2 से 2 से और 2 से कम हो रहा है। सर यहां पे आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है ये भी डाउनवर्ड स्लोप होगा और जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है ये भी डाउनवर्ड स्लोप होगा। लेकिन सर चूंकि डिस्काउंट 1-1 रुपए का मिल रहा है तो एआर जो है वो कम रेट से क्या होगा? नीचे जा रहा होगा, और ज्यादा रेट से बल्कि दुगने रेट से आपका एमआर जो है वो नीचे जा रहा होगा। ये ध्यान से सुनिएगा सर, मोनोपोली वाले मार्केट में अगर मैं बात करूंगा तो आपका एआर भी नीचे जाता है, आपका एमआर भी नीचे जाता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये हमने पहले ही पढ़ा था, डिमांड कर्व ना ही तो कभी वाई एक्सिस को टच करता है और ना ही कभी एक्स एक्सिस को टच करता है डिमांड कर्व, जैसे कि एवरेज रेवेन्यू कर्व भी कहते हैं। बट जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व रहेगा, एडिशनल वाला जो रेवेन्यू आपका रहेगा, ये जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव में भी जा सकता है मेरे भाई। यस इट इज पॉसिबल। ये देखिए आप, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी जा सकता है। ये समझ में आप ले? ठीक है सर। अब सर यहां पे ये जो पॉइंट है ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स पे ध्यान देना, इसमें से किसी एक पे आपको डाउट पूछा जा सकता है। सर एवरेज रेवेन्यू कर्व, डिमांड कर्व या प्राइस का जो कर्व आपका रहेगा ये डाउनवर्ड स्लोप होता है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी डाउनवर्ड स्लोप होता है। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व आपका जो है ये डबल रेट से डिक्रीज होता है एज कंपेयर टू एवरेज रेवेन्यू, और जो मार्जिनल रेवेन्यू आपका रहेगा ये नेगेटिव भी जाता है, जीरो भी हो सकता है, और एमआर जो है ये बहुत ध्यान से सुनिए। क्या सर आपका बोले जो ये वाला एरिया है ना भाई साहब, पूरा ये वाला जो एरिया है, ये वाला
ठीक है, इस पूरे एरिया को आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू वाला कर्व है ये बोले दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। AR और ये जो आपका Y एक्सिस है इसके बीच का जो ये एरिया है, यानी कि भाई साहब ये लाइन करने के बाद में जो आपको ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है, मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है और दूसरा जो ये वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो टोटल एरिया आपको मिलेगा ना, दोनों का सेम मिलेगा भाई साहब। जितना ये साइड है उतना ही वो उस साइड है। क्यों? डबल रेट से कम हो रहा है ना, इसलिए। ये समझ में आया क्या? बोले ठीक है सर। अच्छा, दूसरी बात सर, जो मोनोपोलिस्ट है ये शॉर्ट रन में भी नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है, और लॉन्ग रन में अगर बोले इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं आता है, न्यू फॉर्म की अगर एंट्री नहीं होती है, तो शायद ये कंटिन्यू करेगा कि क्या कमाएगा, जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो बोले यहाँ पे कमाएगा। लेकिन अगर बोले लॉन्ग रन के अंदर इसका कॉम्पिटिशन आ गया तो सर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकता है। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट सर, मोनोपोलिस्टिक, सेम एज ऑफ मोनोपोली। क्यों सर? यहां पे आपको कॉस्ट लगेगा सर। अगर आप जितना ज्यादा सेल करना चाहते हैं उतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट आपको करना पड़ेगा, लेकिन हां यहां डिस्काउंट जो है वो मोनोपोली वाले के कंपैरिजन में थोड़ा कम डिस्काउंट बोले आपको देना पड़ेगा। वहां 1 रुपए का दिया था, यहां 50 पैसे का देना पड़ेगा, बट सेम फंडा है सर। जो MR है वो भी बोले यहां पे डबल रेट से ही क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। अगर डिस्काउंट आपने 50 पैसे का दिया है तो MR जो है वो एक रुपए से क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। बाकी सेम फंडा। कर्व के बारे में बात अगर आप करोगे, सेम कॉपी पेस्ट जो मोनोपोली में पड़ा था वही वाली बात यहां पे आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा सर, यहां शॉर्ट रन में भी आपको नॉर्मल प्रॉफिट होगा और लॉन्ग रन में भी आपको क्या होने वाला है, नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो आपका यहां पे रहने वाला है। क्यों? कंपटीशन खतरनाक है सर, पहले भी था, आगे भी रहने वाला है। लोग नए एंट्री कर सकते हैं, पुराने वाले जा सकते हैं सर। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है वही आपका यहां पे क्या होगा, कंटिन्यूड रहेगा। लेकिन अगला जो पॉइंट आपका आता है वो है आपका ओलिगोपोली एंड डिओपोली। ये बहुत ध्यान से सुनिए भाई साहब। सर, ओलिगोपोली में जो आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व या डिमांड कर्व आपका होता है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई साहब। किंग्ड वाला डिमांड कर्व आपका रहेगा। किंग्ड वाला मतलब थोड़ा सा बेंड हुआ, डिसकंटिन्यूड वाला रहेगा। सर क्यों ऐसा? पहले रहेगा फ्लैटर और बाद में ये स्टीपियर हो जाएगा। सर आपका जो मार्केट बोले यहां पे ऑपरेट कर रहा होगा, जो फर्म ऑपरेट कर रहा होगा वो करेगा बोले ये वाले पॉइंट पे, किंग्ड वाले पॉइंट पे, ठीक है। प्राइस बोले फिक्स रहेगा, 10 रुपए की कोक की बोतल आती है भाई साहब, पेप्सी की बोतल भी 10 रुपए की आती है, और मार्केट में जो भी डिमांड उतनी सप्लाई है बोले। लेकिन अगर मान लो पेप्सी ये सोचता है कि अरे यार कोक बोले ऐसी टाइम पास है, लोग पेप्सी को प्रेफर करते हैं, ठीक है, तो पेप्सी ने क्या किया, प्राइस को बढ़ा दिया। जिसको भी प्यास लगी होगी दुकान में जाएगा, भैया पेप्सी देना, निकाल, बोले 12 रुपए, बोले 12 रुपए 10 की थी ना, नहीं पेप्सी ने प्राइस बढ़ा दिया, 10 रुपए की कोक मिलेगी, ठीक है, बोले कोक दे दे। क्या फर्क है टेस्ट में? कोई फर्क नहीं है सर, कोई फर्क नहीं है। दोनों की दोनों चीजें क्या है आपकी, सेम टू सेम है मेरे भाई, ठीक है। अभी ध्यान से सुनिए, अगर जो पेप्सी है वो अपना प्राइस बढ़ा देता है तो आपकी डिमांड बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोक पी रहे हैं या फिर वो पेप्सी पी रहे हैं। ये समझा? कोक की सप्लाई, कोक की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अगर पेप्सी अपने प्राइस को कम करता है तो इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, डिमांड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी उसकी। क्यों? जैसे आप इसका एडवर्टीजमेंट करोगे, एडवर्टीजमेंट करते ही कोक को पता चलेगा कि भैया आपने प्राइस कम कर दिया है, आपको भी कॉस्ट लग रहा है 0.5 रुपीज और सामने वाले को भी कॉस्ट लग रहा है 0.5 रुपीज। 10 रुपए में आप बेच रहे हो सर, 9.5 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे थे, अगर प्रॉफिट 8.5 का हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, थोड़ा सा क्वांटिटी जो है उसका डिमांड आपका बढ़ा, लेकिन जैसे ही कोक वाले को पता चला वो भी प्राइस को क्या कर देगा, कम कर देगा प्राइस को। जैसे उसने प्राइस को कम किया, आपका जो डिमांड कर्व है ये स्टीपियर वाला हो जाएगा, यानी कि डिमांड बढ़ा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। ये समझा, ध्यान रखिएगा। AR कर्व की बात करो या MR कर्व की बात करो, दोनों के दोनों आपके यहां डिसकंटिन्यूड वाले रहने वाले हैं, और इसे कहा जाता है किंग्ड वाला डिमांड कर्व। ये समझ में आया क्या मेरे भाई? दैट्स इट। तो यहां पे आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर है सबसे पहले वाला, ये यहां पे सिंपल तरीके से होता है कंप्लीट। और कल के दिन इसके जो आपके लाइव क्विज के अंदर क्वेश्चन जो है वो अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, लेकिन जाने के पहले वापस से कहना चाहूंगा कि प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं तो, और मेरे भाई कमेंट सेक्शन में आज की क्लास का रिव्यू जो है वो जरूर दे दीजिएगा। मिलते हैं अगली वाली क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।